बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर रोड पे। ये चित्राल से जाके मस्तूद, मस्तूद से जाके फिर शंदूर, और शंदूर से फिर जाके ये गिलगित, और गिलगित से फिर आगे चाइना की तरफ जाता है। और मस्तूद से दूसरा रास्ता जाता है वो ब्रेब, ब्रेब से यारखुल्लश, और यारखुल्लश से फिर आगे ब्रोगल, ब्रोगल से वाहान और ताजिकिस्तान तक ये रोड रास्ता जाता है। माजी में यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि ये एक सिल्क रूट था और मर्चेंटाइज की ये इस्तेमाल करता था। अब बदकिस्मती से ये अभी जब देख रहे हैं तो टूट फूट का शिकार है। ये सड़क पहले CW के पास था और तकरीबन आज से 40 साल पहले यहाँ पे चाइना के एक तामीराजी कंपनी ने यहाँ पे तारकोल का काम किया था। हालांकि उस ज़माने में असफाल्ट प्लांट और ये मिक्सर मशीन और ये ज़्यादा जदीद मशीनरी भी नहीं थी, मगर उनके पास ईमानदारी थी, डेडिकेशन थी, ऑनेस्टी थी, खुलूस थी। हमारे पास मशीनरी है मगर हमारे पास ईमानदारी, खुलूस और इन चीज़ों की कमी है, फुकदान है। बोनी रोड पे ज़बरदस्त किस्म का तारकोल हुआ था और तकरीबन 40 साल बाद भी ये रोड पक्का था, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रोड था। हाँ, जहाँ भी मतलब सैलाब की वजह से या ज़लज़ला की वजह से बड़े बड़े जब पत्थर गिरे थे वो जगह थोड़ा डैमेज हुआ था, या जहाँ पे पानी बहता था, अदरवाइज रोड बेहतरीन रोड था। ये सड़क जो फिल्टरलाइजेशन हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम वेलकम करते हैं, हम खुश थे कि चलो ये जब आएगी तो हमारी हालत मज़ीद बेहतर हो जाएगी, हमारे सड़कें अच्छी हो जाएगी, हमारा जो मौसलाती निज़ाम है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अब बदकिस्मती ये था कि हमने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका और उन्होंने ये हमारा जो तारकोल था उसको काट दिया। और फिर बाद में पता चला कि जनाब उनके पास फ़ंड नहीं है। अब फ़ंड क्यों नहीं है अल्लाह जानता है, या वो मुतल्लिका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जानते हैं, या फ़ंड कहीं चला गया। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है चित्राल की, माजरत के साथ, कि लोअर टनल की फ़ंड भी माजी में एक सियासी पार्टी की हुकूमत में कई दफ़ा बार शिफ्ट हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर हो सकता है कि वो उस पार्टी के लोग नाराज़ हो जाए, मगर ये फैक्ट है, हकीकत है। बात तो है सच, लेकिन बात है रसवाई की। ये हकीकत है कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारे साथ ये खिलवाड़ खेला गया। अब मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, इस मिट्टी गुबार में जो यहाँ से जो सेहतमंद लोग गुजरेंगे, या जो जिन लोगों का मकान इस सड़क के नीचे है, या जो स्कूल जाने वाले बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, ख़वातीन, वो सब बीमार हो जाते हैं। उनको TB की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती है। तो रोड उखाड़ दिया, तारकोल उखाड़ा गया और उसको कच्चा छोड़ा। बजाय ये कि तारकोल उस वक्त उखाड़ते कि जब उनके पास पैसा आता, प्लांट में मशीन वो मतलब मसाला तैयार होता, तब तारकोल उखाड़ के वाटर बॉन्ड हो जाता, पानी छिड़काता, उस पर तारकोल करते। मगर ऐसा नहीं किया, साल पहले तारकोल उखाड़ा, अब पता चला कि उनके पास नहीं है। उसके आगे जनाब एक मस्तूज में एक बहुत बड़ा अहम जो अहमियत का पुल है, और उस पुल का जो नीचे पिलर है वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। पुल से आगे जो जगह था, खाली जगह, दरिया का जो था वो पानी वो डाइवर्ट हो गया, उस तरफ चला गया। और वो पुल को पिछले साल जो था उसकी वजह से रास्ता बंद हुआ था। अब लोगों ने अपने मजदाब के तहत, कुछ नीचे वाले ने, कुछ दूसरे लोगों ने उसमें थोड़ा सा पत्थर और मिट्टी वगैरह डाले हुए, मगर उसके लिए मतलब है कि कमा हक़हू कोई हिफ्ज़ माता कदम के तौर पर इक़दाम नहीं उठाए गए। और खुदा न खास्ता इस दफ़ा अगर सैलाब आ गया तो ये पुल भी टूट जाएगा और फिर अपर इलाके का और लोअर का ज़मीनी रब्ता मुनक़ती हो जाएगा। तो हम आज की डिस्ट्रिक्ट डेयरी में आपको इस सड़क के बारे में और मस्तूज पुल के बारे में बता देंगे, हमारे साथ रहिए। ज़िला चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए वाहिद मस्तूज पुल निहायत खस्ताहाली का शिकार है। ये पुल साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ था। उन्होंने शंदूर शाहरा की पुख्तगी की भी मंजूरी दी थी। सड़क की पुख्तगी के लिए तारकोल भी आया था जो इस्तेमाल न हो सका, जो उस वक्त से लेकर अभी तक पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, और बाज़ ड्रमों को दरिया में भी फेंका गया है। मस्तूज पुल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान वाला हिस्सा कच्चा है, जिसे वैसे ही जोड़ा गया है। पिछले साल सैलाब की वजह से दरिया यारखून में पानी का रुख बदलने से इस पुल को निहायत नुकसान पहुंचा था और इस पर ट्रैफिक भी बंद हुआ था। इसी पुल से गुजरकर दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर, गिलगित बल्तिस्तान और बोरगल का रास्ता भी यहाँ से जाता है। अगर इसे बर वक्त मुरम्मत नहीं किया गया तो न सिर्फ इस साल शंदूर
نقل و میش نہیں ہو سکے گا بلکہ 200 دیہات کا رابطہ بھی منقطع ہوگا۔ اس کے علاوہ بونی مستوج اور شندور روڈ پر نہایت ناقص کام کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑا گیا ہے۔ CDM یعنی چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ، جو چترال کی سڑکوں کے لیے آواز اٹھانے والی رضاکار تنظیم ہے، ان کے اراکین نے اس پر نہایت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بونی سڑک پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ٹھیکیدار نے تارکول اکاڑ دیا، جس کی وجہ سے اس سڑک پر گاڑیاں گزرنے کی وجہ سے گرد و غبار نے لوگوں کی زندگی اجرن کر دی ہے۔ فاروقی صاحب، مستوج سے برول جو ہے یہ ایک تاریخی روڈ ہمارے مہتران کے زمانے سے یہ ایک تاریخی روڈ جو ہے نا یہ رہا ہے۔ ریکارڈ میں ہے کہ یہ قزاقستان سے، تاجکستان سے اور آس پاس کے جو سنٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں وہاں سے لوگ حج کے لیے بھی اور تجارت کے لیے، اس پرپس کے لیے وہ جو ہمارا پاس ہے وخان کو جو لگتا ہے ہمارا برغل کے راستے سے وہ لوگ چترال آتے تھے اور یہاں سے وہ تجارت بھی کرتے تھے اور حج کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو یہ ایک محفوظ ترین روڈ اس وقت سمجھا جاتا تھا تمام آس پاس کے روٹوں کے مقابلے میں سنٹرل ایشین کے لیے، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اور ہم لوگ اس کوشش میں ہیں، کافی عرصے سے اس کوشش میں ہے کہ یہ سنٹرل ایشیا کو جو روڈ ہے اس کو تجارت کے لیے اور آمد و رفت کے لیے کھولا جائے، اس میں ہم لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارا اسیر صاحب ہیں، میں اس کو یہ ابھی تھوڑی دیر میں گزارش کروں گا کہ وہ اس روڈ کے بارے میں وہ بتا دے۔ تاہم میری گزارش یہ ہے کہ مستوج کا جو ہے نا یہاں سے ہم برغل کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو ہمارا روڈ جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور وہ شروع میں ہمارے لوگوں نے اپنے خچر کے لیے، گھوڑوں کے لیے وہ روڈ بنایا تھا۔ تو ابھی اسی روڈ پہ اسی کو بہتر بنا کے ہم لوگ تھوڑا سا بنا کے، وہ بھی ایکیڈین والے نے، گورنمنٹ نے اس میں کوئی کام خاص نہیں کیا، ایکیڈین کی برکت سے جو ہے نا یہ ایک RSP نے یہ روڈ بنایا، اسی پہ جو ہے نا ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ پل بھی انہوں نے لگایا، اور ابھی کچھ عرصے سے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ CNW کا محکمہ جو ہے وہ ریپیئر مینٹیننس کے لیے وہ وہاں لوگ آتے ہیں۔ تو روڈ انتہائی وہاں خراب ہے، اور ہم نے ایک گروپ بنا کے مستوج برغل روڈ کے نام سے ہمارے جو عمائدین ہیں جن کا تعلق مستوج سے اور آگے یارخون سے ہے، انہوں نے مل کے جو ہے نا ایک گروپ بنا کے ابھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ اس روڈ کو ہم لوگ NHA کے تھرو، ایسا ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو یہ، چونکہ یہ مین ہائی وے ہے اور یہ سنٹرل ایشین اسٹیٹ کو لگتا ہے، تو اس کو ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی NHA والے اپنے پاس فیڈرلائز کر کے اپنے پاس لے لیں۔ ہم اپنے گورنمنٹ کو بھی یہ ایک درخواست کرنے والے ہیں کہ اس کو فیڈرلائز کیا جائے اور NHA کے پاس دیا جائے، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے باحفاظت اور آل ویدر روڈ یہ بنے اور ہم وہاں سے سفر کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس میں دو گزارش ہماری یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پورے مستوج سے برغل تک یہاں 52 ولیجز ہیں، اور آلموسٹ 50% جو ہے وہ دریا کے رائٹ سائڈ پر ہیں، ایسٹرن سائڈ پہ، اور 50% جو ہے وہ ویسٹرن سائڈ پہ دریا کے۔ تو یہ بیچ میں سے ہم پل لگا کے وہ شمال یہ کراس کرتے ہیں، اور پل بھی لگایا ہوا ہے۔ لیکن اب گزارش ہم اس کو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ، دریا کے دونوں سائڈ پہ، لائک مستوج سے دیوان گل تک جو روڈ ہے، اس کو جیپیبل بنا کے برپ کے ساتھ اس کو لگایا جائے، اور آگے پھر یہ پھشک سے آگے جو ہے تھوڑا آگے جا کے پھشک گاؤں آتا ہے، وہاں سے آگے غزن تک
یہ روڈ ہمارے ایک RSP نے بنا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی صحیح حالات میں نہیں ہے، سیلاب کی وجہ سے صحیح حالات میں نہیں ہے۔ کمیونٹی کے لوگ بھی خود اس کو بناتے ہیں، لیکن وہ اس دفعہ سے سیلاب میں بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اس کو ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ سائٹ جو ہے دریا یارخون کے ایسٹرن سائٹ پہ جو ہے نا، اس کو پھشک سے لے کر غزن تک جو ہے نا، اس کو بھی متبادل روڈ جو ہے نا، اس کو بھی بنا کے اگر دیا جائے تو ہماری جو ایریا میں جو ہم اپنا پروڈکٹ بھی اگر ایسا بن جائے گا تو ہم اپنا پروڈکٹ جو ہے، اپنا سیب، اپنی خوبانی اور اپنے نشپاتی اور دوسرے ہمارے جو پھل پھول ہیں، ان کو ہم ایزیلی مارکیٹ پہنچا سکیں گے، اور ہمارا پھل جو ہے نا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس سے ہماری لیونگ کنڈیشن بھی بہتر ہوگی۔ یہ دو متبادل روڈ، ان کا بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ ان کو جو ہے نا، ہمارے گورنمنٹ جو ہے CNW والے، اس کو جو ہے نا، ان کو بحال رکھیں، اور NHA کو دے دیں مین روڈ مستوج سے بروغل تک، اس کو دے دیں گے NHA کو، تو اس سے یقیناً بہتری آ جائے گی۔ مگر دیکھو صاحب، راستے میں جو مین پل ہے جو مسجد سے اس کو ملانے والا ہے، اس پل کی حالت اتنی ولنریبل ہے کہ خدا نخواستہ اگر اب سیلاب آ گیا تو وہ تو گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ یہی ایشو جو ہے نا، اس کو ہم پریشان ہیں اس کے اوپر۔ ہم نے اس کو بچانے کے لیے ہمارے جو NHA کے جو ذمہ دار حکام یہاں پر بیٹھتے ہیں، ان کو ہم 2 دفعہ ملے۔ ہم کو انہوں نے تسلی دی تھی کہ اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم بچائیں گے، اور ابھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کو یقیناً اس کو گرنے نہیں دیں گے، اس کو بچائیں گے۔ اگر ایسا واقعہ آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اس سے بہت بڑا نقصان ہمارے کو ہوگا، اور ہمارے چترال کو ہوگا، پورے چترال کو ہوگا، اور ہمارے ٹورزم جو ہے نا، وہ ٹورزم کا جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ اب اس کا واحد علاج اب صرف یہی ہے کہ یہ مستوج پل سے دریا کے مغربی سائڈ پر جو متبادل روڈ کا جو میں ذکر کر رہا ہوں دیوانگ گل تک، اس کو جو ہے نا، اس کو چلتا رکھا جائے تاکہ بروغل کا جو عمل درست ہے وہ بحال ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قابل احترام گل احمد فاروقی صاحب اور اس کے پورے چینل کی ٹیم کے جہاں سے جس چینل سے ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچتی ہے اور پاکستان کی ذمہ داری تک پہنچتی ہے، وہ پوری ٹیم کے ممبران کو جو اس کو نشر کرنے میں مدد کرتے ہیں، پورے چترال کے باشندوں کی طرف سے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد درخواست یہ ہے کہ بار بار آپ کے چینل کے تھرو پہ، اپنے لکھائی کے تھرو پہ 1983 سے میں اس پر آرٹیکل لکھتا رہا، اور یقیناً 1993 میں پھر جا کے اس کا سروے ہوا چترال گرم چشمہ کشم ہائی وے پروجیکٹ کے نام سے۔ اس کا اصل میں نے یہ انٹرویو بھی کیا، جو ٹنل کا کوئی انجینئر تھا، NHA کا کوئی بڑا آیا تھا، باہر کا کوئی آیا تھا، تو اس کے ساتھ آئے ظفر تشریف لائے تھے۔ ہم نے شاہدین میں رات کو چمن پہ پیر، تو میں نے اسے پوچھا کہ پورے چترال سے لے کر گوادر تک راستے تو تنگ ہیں، ٹنل بنا نہیں ہے، تو آپ نے لے کر تاجکستان سے چترال سے راستے کو سروے کیوں کرایا؟ یہ 200 کلومیٹر، اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر سے تو کھلا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر نیچے نہیں ہے۔ تو اس وقت اس انجینئر، اس کنسلٹنٹ نے مجھے یہ بتایا، ہم چترال سے اس سے تاجکستان سے شروع کرتے ہیں، اگر ہم نے اوپر سے اس کو بنا کے شروع کیا تو نیچے کا راستہ جو خود ضرورت پڑ جائے گی، تو گورنمنٹ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ 93 میں اس کا سروے ہوا، PC1 تیار ہوا، میں دو دفعہ سیلاب میں بہہ بھی گیا، اس کا سروے بڑی مشکل تھی، مگر بڑی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ چترال کی اہمیت کو 75 سال تک پاکستان کے ذمہ دار نے نہیں سمجھا۔ چترال کو اگر کراچی کی طرف ڈیولپ کیا جائے، ہمارے سرحدات چائنا کے ساتھ، ہمارے سرحدات سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ہمارے سرحدات بدخشان اور نورستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، اس طرح سوات اور دیر کے ساتھ، ایسے ہیں پرامن ترین علاقے ہمارے ساتھ ہیں۔ بدخشان کا ایریا چترال سے بھی پرامن ہے، اس طرح تاجکستان کا ایریا جو خروک کا علاقہ ہے وہ ہم سے بھی پرامن ہے، اسی طرح غزنی جسے ہم کہتے ہیں، غز کا علاقہ ہو گیا، وخان کا علاقہ ہو گیا، یہ سب علاقے انتہائی پرامن لوگوں کے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود، اور دنیا کا شارٹیسٹ زمینی روڈ جو یورپ سے لے کر روس کے تمام ایشین اسٹیٹ کو ایک شارٹیسٹ راستہ یہاں سے پاکستان کے کراچی تک، گوادر تک، دہلی تک، ایران تک اور سعودی عرب کے اسٹیٹ تک محفوظ ترین راستہ
جب ہونے کے مختصر ترین و محفوظ ترین راستہ ہونے کے باوجود ابھی تک اس راستے کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کے ذمہ داران نے کوئی غور نہیں کیا۔ اب جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے مستوج سے یرخون اور دربند روڈ اور وخان سے کراس کر کے سینٹرل ایشیا کا روڈ۔ یقین کیجئے چترال کو اگر آج پورے پاکستان کے میں اس بات پر بھی افسوس کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ تجارتیں جائز ہیں، محفوظ اور جائز تجارت جاری ہے، کراچی سے لے کر یہ کشمیر تک جاری ہے۔ اسی طرح اس سائڈ پہ دیکھو تو دیر کے نو پاس، غاخی پاس، شاہی پاس تک چالو ہیں، اور گوادر تک، چمن تک ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ۔ حالانکہ حالات وہاں پہ حملے بھی ہوتے ہیں، ہمارے جوان بھی وہاں شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ تجارت میں فرق نہیں آتا، لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ ہمارا بدخشان کا علاقہ، ہمارا اسی طرح یہ درہ کا علاقہ، یہ درہ پاس جو ہے، یہ درہ کا علاقہ جو ہے یہ بالکل انتہائی چبسال پرامن، ہمارے دیہاتی سرحدات کے لوگ پرامن، مگر اس شارٹیسٹ راستہ ہونے کے باوجود یقین کیجئے یہاں سے 100 کلومیٹر تقریباً 110 کلومیٹر درہ کے علاقے میں گبور اور شاہ صدیم کا علاقہ ہے، مردین کا علاقہ آپ نے دیکھا ہے، مگر وہ لوگ اگر اس طرف ہندوستان بدخشان جانا چاہیں تو ان کو چترال سے جاتے ہوئے خیبر پاس سے پھر کابل جا کے اس پہاڑوں کے واپس آنا پڑتا ہے، یا اس طرح کا کوئی ناگ نہیں پڑتا، اس طرح یہ کیوں ایسا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مگر اس چترال کے تمام تجارتی راستوں کو جو قدیم زمانے سے ریشم شاہراہ ہے، ریشم جسے قبضہ کیا ہمارے شمالی علاقہ جات نے، گلگت بلتستان کے ہمارے دوست اور بھائیوں نے، یقین کیجئے 1963 تک جپیبل راستہ نہیں تھا گلگت کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں یہ راستہ بنا، شاہراہ قراقرم بنا، اس کے بعد نام اس کو ویسے شاہراہ ریشم رکھا گیا۔ حالانکہ ریشم کی تجارت ہمارے شاہی بازار میں آج میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بمبئی کے تاجروں کے دکان اب بھی کچی حالت میں بعض موجود ہیں، ان کے دکانداروں کے جو مالک تھے وہ اسلام قبول کر کے شیخ کے نام پہ ابھی چل رہا ہے۔ بمبئی کے کئی دکاندار اس دکان میں تھے، اس بازار میں تھے، دروش میں تھے، اور اس طرح گرم چشم میں تھے، مستوج میں تھے۔ یہاں سے ریشم ڈھاکہ سے اور بمبئی سے آ کر اسی راستے سے پرامن طور پر کاروان کی شکل میں مہمان سرائے چترال میں موجود ہے۔ میرے اپنے گھر کے قریب میں منڈی تھی، وہاں پہ جاتے تھے۔ تو یہ تجارت اگر دوبارہ بحال کیا جائے، اس راستے کو یرخون سے اوپر کا جو راستہ ہے، اگر اس کو میں ایک خوشخبری اور دے دوں، اس راستے میں کوئی ٹنل نہیں آئے گا، وہ سردیوں میں کوئی ہوا چلتی ہے وہاں پہ برف نہیں رہتی، جو دربند اور گبور کے ساتھ بروغل کے ساتھ جو وخان کا علاقہ ملتا ہے وہ میدانی علاقہ ہے، اس طرح بس گاڑی گزر جائے تو راستہ بن جائے گا۔ مگر ان تمام آسانیوں کے باوجود تجارت میں کروڑوں بلکہ اربوں روپے سالانہ پاکستان کے لیے دینے کی صلاحیت کے باوجود ہمارے چترال کا ارندو بارڈر بند ہے، اور ارسون بارڈر بند ہے، ایون بارڈر بند ہے، بمرید والا استوئی والا آن بند ہے، اسی طرح نہیں یہ بند ہے آپ کا جو بیگوش کا آن بند ہے، نورستان کا شارٹیج راستہ ہے، ڈورا پاس بند ہے، شاہ صدیم کا علاقہ اور دربند کا علاقہ جس سے رات دن حج کے کاروان اور اسی طرح جو ہے بھوت سے آتے تھے۔ میرے اپنے گھر میں اب بھی اس راستے سے آتے ہوئے میرے گھر میں کوئی بچی، 2 بچیاں پیدا ہوئی، میرے چمن میں وہ کاروان رہتے تھے، وہ 2 بچیاں چھوڑ کے وہ حج پہ چلے گئے، وہ لوگ ویخک اور تاجک لوگ تھے، وہ بچیوں کے بچیاں ابھی میرے گھر میں آپ کو کل لے جا کے ملا سکتا ہوں، وہ نسل چکی تاجکستان کے اس کے بچوں کے بچے، شکل بھی ان کی طرح ہے۔ اس تمام آسانیوں کے باوجود چترال کو اہمیت نہ دینا، ہمارے راستوں کو نہ بنانا، اور 4000 کلومیٹر ریلوے لائن قندھار کے ذریعے تاجکستان کے بنانے کا سوچنا، مگر گوادر سے 2000 کلومیٹر سینٹرل ایشیا کا راستہ جو چترال سے گزرتا ہے، اور لوری ٹنل کی تعمیر پر 60 ارب روپے لگانے کے بعد بھی اس طرح کوئی نہیں سوچتا کہ 60 ارب روپے ہم واپس کیسے جمع کریں گے۔ واپس جمع کرنے کا ذریعہ سینٹرل ایشیا کے تمام تجارت، افغانستان کے ساتھ تجارت کے راستے کھولنا، چائنا تک ہمیں وزٹ ویزا کے طور پر چلائیں۔ میری درخواست مختصر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، تحصیل گورنمنٹوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ وزٹ ویزا اور ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے جو اختیارات جو ہیں ڈی سی چترال کو منتقل کیے جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1998 تک ہمارے شاہ صدیم اور اس کا راستہ کھلا رہا، دربند کا راستہ کھلا رہا۔ ہمارے گوشت بازار میں 150 روپے کی بکتا تھا، وہاں پہ بڑے بڑے گوشت کے اتنے زبردست بیل بکریاں ہزاروں ادھر پہ دمبے چلتے تھے، مگر ہمیں اس طرح بند کیا گیا ہے کہ اب گوشت ہمارا 1000 1200 روپے کا کلو اور 600 800 کا کلو بکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارا جو آمدن تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا 3 کروڑ روپے آخری چنگی ٹکٹ، وہ سردار حاجی صاحب ہیں، دولت بھائی حاجی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اس کے ساتھ 3 کروڑ کا ٹھیکہ گرم چشمے کا تھا، 5 کروڑ کا ٹھیکہ دروش کا تھا،
वो चुंगी का था। वो 8 करोड़ रुपए में चित्राल के लिंक रोड्स, चित्राल के नदी नाले, चित्राल के पाइपलाइन, चित्राल के छोटे बड़े डिस्पेंसरी यहाँ आबाद थी और कुलियों को हम पैसे देते। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बनाए हुए रोड खंडर बन गए क्योंकि उनके कुलियों के पैसे न हुए, वो अपने घर बैठे हैं। तो इस चंद एक बातों के साथ मेरी गुजारिश ये है कि हमारी आवाज़ पाकिस्तान की खैर खाही में पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार तक पहुंचाई जाए, ताकि इस सीज़न में शंदूर के मौके पर या उससे पहले ये मई में कोई इस तरह का तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोई एक रोज़ा सेमिनार चित्राल में रखा जाए। हमारे सियाहत के ज़िम्मेदारान, मरकज़ी और सूबाई, और तिजारत के ज़िम्मेदारान, दाखिला और खारिजा के ज़िम्मेदारान यहाँ आएँ। हम उनको अपनी आँखों पर बैठा के उनका इस्तकबाल करेंगे। अब तो हालात भी चित्राल के अच्छे हैं। 3 दिन हम उनको यहाँ पर मेहमाननवाज़ी उनकी करेंगे और चित्राल की अहमियत उनके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। मैं CDM चित्राल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं इस रोड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये ख़ुद आप देख सकते हैं, हमारा बेहतरीन रोड था। ये जो पक्की सड़कें हमारी थी वो सारे ये उखाड़ के चले गए कंपनी वाले। ये मेन रोड है, ये यूनिवर्सिटी भी यही जाता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये मेन शाहराह है। इसकी वजह से हमारे जो है ना सारे मुसाफिरों को तकलीफ़ें हैं। कई लोग फेफड़े के मसाइल के शिकार हो गए हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है। कई बीमार अभी हमारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं इसी रोड की वजह से। ये जो आप देख रहे हैं ना, हर तरफ धुआं उड़ रहा है। और जो ये पहाड़ों की जो इन्होंने कटिंग की हुई है, ये भी हमारे लिए ख़तरे से बाहर नहीं है। आए रोज़ इनसे पत्थर गिरते हैं, हर रोज़ रोडों को। ये आपको क्या बता सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये धुआं वगैरह देख के। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा यही करेंगे, ये जो रोड हमारे हैं ना, इनको जल्द से जल्द इनको पक्के कराए जाएं। कम से कम यूनिवर्सिटी रोड जो है ना, ये तो 1 महीने में बन सकता है ना। इस पे ज़रा जल्दी काम शुरू करें। आगे जो हमारे जितने भी रोड हैं ना, उन पे जो भी काम होने हैं ना, जल्द अज जल्द करें। जितना जल्द हो सके कंपनी वालों को इधर बुलाएं। इंतज़ामिया से हमारी अपील है। कई बार हमसे वो वादे भी कर चुके हैं कि हम इस वक्त ये काम शुरू करेंगे, उस वक्त शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। हमारे मेंबर कुछ दिन पहले ये जो वो वज़ीर मौसलात हैं उनसे भी मिल चुके हैं। उन्होंने हमारे से वादा किया है कि ईद के फ़ौरन बाद हम इधर काम शुरू करेंगे। अल्लाह करे कि ये रमज़ान का मुबारक महीना है, उसकी बातें सच्ची हों। हमारे से जितने भी वादे उन्होंने किए हैं उन पर अमल करें इंशाअल्लाह। हमारे उनसे उम्मीदें भी यही हैं कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये ईद के बाद वो ये काम शुरू करेंगे हमारे चित्राल में। अच्छा, अगर मखसूस पुल थोड़ा डैमेज हो गया तो उसका क्या नुकसान होगा? उससे तो सारे हमारे अपर चित्राल जो है ना, ज़्यादातर आबादी उस साइड पे है।
اگر وہ ٹوٹ گیا تو وہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ تو کٹ آف ہو جائیں گے نا. پورا ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جائے گا ہمارے. ان لوگوں کے ہر طرف سے مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی بھی بار بار حکومت کو وہ لوگ اپیل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور کئی ذریعے سے. وہ ان کو ہر وقت ان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد یہ جو مسدود پل جو ہے نا یہ بنائے جائیں, جلد اس پہ کام شروع ہو جائے. لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کام کب شروع ہوگا. ابھی تو یہ دریا بھی زیادہ ہونے والے ہیں. یہ مائی کے بعد یہ اس کا جو ہے نا ہمارے چترال کا دریا جو ہے گلیشیئر پھیلیں گے, دریا بہت زیادہ اس کا وہ ہو جائے گا, اس کا وسعت اڑ جائے گا. اس وجہ سے وہ عنقریب وہ ڈیمیج ہونے والا ہے, وہ بالکل کٹ آف ہونے والا ہے. تو ہمارے حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد ان کاموں کو شروع کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید جمال الدین شاہ میرا نام ہے اور ڈسٹرکٹ لوور ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. سر یہ تو سب کے نظر میں ہے, سارے دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کے بارے میں بتانے کی میرے خیال میں گونگے کو یا بہرے کو بتانے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جتنے بھی گزرتے ہیں آپ کے ہوٹلس ہیں, آپ کے پبلک سکولز ہیں, آپ کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اسی روڈ سے گزرتے جاتے ہیں. تو اس کے یہ ساروں کی نظر میں ہے. اور رہی بات مسوج پل کی, وہاں پہ تو ایسے درے اس سے ملتے ہیں کہ بھائی ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر ٹوٹ گیا تو نہ کھیل ثقافت کو کوئی پروموٹ کر سکتا ہے, نہ کلچر کو کوئی پروموٹ کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی پہ میں واپس آ جاتا ہوں کہ بھائی اس رمضان کے مہینے میں لوگ کب تک ماسک پہن کے, کب تک پردے میں رہ کے یہاں سے گزر جائیں گے. لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے اور یہاں سے گرد غبار اتنے زیادہ اٹھتے ہیں کہ بھائی یا ہم نااہل ہیں یا گورنمنٹ نااہل ہے, جو ہمیں یا ہم بیوقوف ہیں جو ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں, یا لوگ یا حکومت ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے کہ بھائی ہم پھر وہی بات بنتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو روڈ ہمارے پاس موجود تھا وہ ابھی کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں اکھاڑا, کس وجہ سے اکھاڑا, مسئلہ کیا تھا, یہ پلاننگ کیوں نہیں پراپر ہوئی. کوئی بھی ہمیں ایک مرتبہ تو ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ڈیلیگیشن ہونی چاہیے کہ بھائی کس کے زمرے میں آتا ہے, کس کی نگرانی میں آتا ہے, کس سے مشورے ہوئے ہیں, کس ادارے نے ان کے انوالومنٹ شامل ہے یا ٹھیکیدار نے اپنے طرف سے کیا ہے. کوئی نہ کوئی تو پلاننگ ہونی چاہیے تھی اس کے بارے میں. اور رہی بات الائنمنٹس کی اور ان چیزوں کے بارے میں, جتنے بھی پلاننگس ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں حق مانگا نہیں جاتا, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم مانگ رہے ہیں اس چیز کو کہ بھائی ہمیں بنیادی حقوق, ہمیں ریاست کا کام ہے یہ کہ بھائی ہمیں پہنچائیں. لیکن ہم پھر بھی مانگ رہے ہیں, ہم ابھی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, یا ہماری نااہلی ہے کہ بھائی ہم نااہل ہیں, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے ہمیں اس طرح ترسایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا حق مانگو, آپ روڈوں پہ نکلو, تبھی شاید ہمارے کام ہو سکے. ورنہ یہ روڈ سب کے سامنے ہے, پورا انٹرنیشنل لوگ یہاں پہ, نہ ٹورسٹ آئیں گے, نہ کھیل ثقافت ہوگی, نہ کلچر ہوگا ہمارا اگر ایسے ہی رہی تو. یہی ہماری انسانیت کا, ہماری جتنے بھی ہم شریف ہیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ بھائی ہمیں روڈ بلاک کرنے میں یا کچھ اور اقدام اٹھانے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے. تو خدا را ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے صحت کا, مینٹلی طور پہ ہم مفلوج ہو گئے ہیں, ہم بیمار ہو گئے ہیں اس دعا کی وجہ سے, ان کھنڈرات کی وجہ سے. شکریہ. اچھا ایک منٹ, آپ اگر خدا نہ خواستہ وہ سوئچ پل ٹوٹ گیا یا گر گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ بھائی نہ اپر کا ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے ساتھ اور شندور کا ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے ساتھ کسی کا قسم کا کوئی تعلق کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی آگے آنے والا ہے فیسٹیول, جو دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ جو ہے شندور, اسی کا واحد راستہ ہے یہ. تو اس کے ٹوٹ جانے سے یہ سارے جتنے بھی گورنمنٹ کو اپنا فائدہ جتنے بھی ہیں وہی اس کو نہیں ملے گا. اور عوام تو سفر ہوگا, جیسے 200 چھوٹے گاؤں اس کے وہ کر رہے ہیں, استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ ٹوٹ گیا تو وہ 200 گاؤں والے کتنی آبادی ہوگی, وہ کہاں جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کو, ان چیزوں کو ہوگا. شکریہ. میرا تعارف یہ ہے کہ میں سے برباد کا دوسرے روز گزشتہ 22 سال سے میں اس علاقے کا نمائندہ رہ چکا ہوں. میں 2 دفعہ سے رہ چکا ہوں. ایک دفعہ میں سے برباد کا نائب ناظم رہ چکا ہوں. موجودہ وقت میں سے برباد کا جنرل ہوں. میں انتہائی آداب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ بالکل پختہ حالات میں ہے.
कई सालों से NHA इस रोड के ऊपर काम कर रहा था। बदकिस्मती से सर्दी आने के बाद इस रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि जल्द से जल्द हम इस रोड की तामीर पर दोबारा काम शुरू करें, वो हमारे मुश्किलात को दूर करें। और हमारा पुख्ता सड़क पुरी से लेकर चित्राल तक इसको भी ख़राब किया हुआ है। पुख्ता सड़क था, वो ठीक ठाक रोड था, वो भी ख़राब है। पहले हम 2 घंटे में चित्राल से पुरी पहुँचते थे, अभी हम 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसी तरह मस्तूर से परवाग दूर दराज इलाका है, रावड़ी अपना गिरगिट जंगलों तक एयरपोर्ट तक जो रोड जाता है, ये बहुत मुश्किलात हालात में है। हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं इसके ऊपर और काम लेकर के आवाम की जो मुश्किलात है, परेशानियाँ उसको दूर करें। बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है, चित्राल टाउन से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक घर अपर चित्राल में भी है। मसला है कि कई सालों से ये कुछ कंपनी ने, चाइनीज़ ने, नेस्पाक ने इसको बनाया था, ठीक ठाक रोड चालू था, ब्लैक टॉप भी था। पता नहीं आजकल फिर इसको कोई तौसीफ़ वग़ैरह करने के सिलसिले में वो जो हमारा बेहतरीन एक तरकोल था, मेटल रोड था, उसको भी उखाड़ के अभी ये आप देख रहे हैं पीछे से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये धुआं, ये मिट्टी उड़ रही है, ये पूरा लोग बीमार हो गए, उनके फेफड़े भी ख़राब हो गए। तो ये अब सफ़र करना भी बंदों के लिए मुश्किल बन गया है। अच्छा, आगे जाके जो मस्तूज का पुल है वो बिल्कुल मखदूश सूरत हाल है। तकरीबन ये सीज़न में ये जो सैलाबी रेलत फिर से आएंगे, उस वक्त ये पुल भी बहा के ले जाएगा। तो फिर ये गिलगित से अच्छा अपर चित्राल, फिर चित्राल लोअर से कट जाएगा। तो एक उस पुल के लिए पहले से कुछ इक़दाम करने चाहिए। दूसरा ये कि इस रोड को खुदा के लिए इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये लोगों को बज़ोर शमशीर इसको उखाड़ के क्यों कचप किया, क्यों तबाह किया वो जो रोड था, बेहतरीन रोड था। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर जी, अच्छा इसको भी छोड़ें, अगर अब इसको बनाते हैं, बिलफाज करें, इसके लिए फंडिंग भी हो रही है, इसको बनाएंगे, लेकिन ये जब बना हुआ है पहले से, ये उस तरीके से नहीं बना है जिस तरीके से जो आजकल जदीद रोड बन रहे हैं, एक नक्शे पे, एक इंजीनियरिंग पे। ये उस वक़्त की रोड उस नक्शे पे गया है जहां लोग गद्दे, खच्चर और पैदल बड़े मुश्किल से चलते थे, उसी नक्शे पे इसको लाए हैं। अभी इसको आप समझ लें कि कोगुजी पे, बिल्कुल कोगुजी को आप मेन रोड को छोड़ के बाईपास के तौर पर इसको क्रॉस करके वो बिजली घर के सामने से आप इसको गुजार सकते हैं। नीचे चित्राल से बुनी को जाते हुए कोगुजी के स्टार्ट में आप दरिया के साथ ऊपर से इसको, सारे खेत हैं, सारे आबादी उसमें नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ ज़मीन का, जायदाद का पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आगे तो जायदाद हैं, लोगों के मकानात हैं, लोगों के मस्जिद है, कंस्ट्रक्शन है, उसको तो आप नहीं गिरा सकते हैं। इतना पैसा गवर्नमेंट का, बेहतर है कि नीचे से आप बाईपास तरीके से इसको गुजारेंगे। आगे जाके मरोई के मकाम पर, मरोई का वो गाड़ी आगे वो पहाड़ के साथ वो जो अपना नाले हैं सैलाबी, उधर ले जाके इसको, हालांकि नीचे से मेन वो स्ट्रेट सीधा जाके वो एंड वो टच करता है, वहाँ इसको मरोई पे इसको चेंज करना है। मरोई से आगे जाके जी जनाब आपको जो दलमगोल है, दलमगोल के मकाम पर फिर इसको आगे ले जाके नाले के ऊपर जाके वहाँ इसको प्लेन किया हुआ है, तो वो सैलाब ऊपर से जब आता है सारे रोड पे आता है। तो इसको नीचे से एक बड़ा सा एक आरसीसी पुल बना के, वो जितना उधर खर्चा है वो पुल में इसका कम खर्चा है, वो स्ट्रेट सीधा से वो बरेनिस को निकल जाएगा। इसी तरह बरेनिस के एंड में जाके एक पहाड़ एकदम 1 किलोमीटर हज़ारों फीट ऊंचा तो नहीं जा सकता ना, आप स्ट्रेट उसको कटाई करके निकल कर वो जुगोमी तक, जुगोमी में आप बड़ा सा एक आरसीसी पुल बना के स्ट्रेट ये सीधा जाके जो वो है अपना नोव के मकाम है, नोव के मकाम में फिर आप इसको दरिया के साथ मत उतारें, नोव के ऊपर से इसको गुजार के ग्रीन लास्ट से ऊपर से होके रेशन के ऊपर से ये बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा। अभी इन लोगों ने रेशन के एंड में वो दरिया के साथ कभी बांधते हैं, कभी क्या करते हैं, लोगों के जानों को ख़तरे में डाले हैं। वो रोड नहीं है, उसको मौत का कुआं कहते हैं। बज़ोर शमशीर ये लोगों को कत्ल करना चाहते हैं। लिहाजा मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, थिंक टैंक से ये अपील है कि आप पहले से इसको फिजिबिलिटी, इसका नक्शा
लेंथ इसको चेंज करके कहाँ कहाँ चेंज करना है, तब इसको बनाएं ताकि ये आइंदा हज़ारों साल नस्लों के लिए ये बनना है। ये अभी कोई 10 दिन के लिए आप नहीं बना रहे हैं, 1 महीने के लिए नहीं बना, साल के लिए नहीं बनाई, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये मुल्क की सूरत हाल, अच्छा अफ़गानिस्तान तक, ताजिकिस्तान तक, ये हज़ारों साल बाद में कौम और जो नस्ल आएगा वो नस्ल दुआ देगा कि यार कोई इसको नक्शे में डाला है। अगर ये नक्शा ठीक होगा तब ये नस्ल याद रखेगा कि यार वाकई हमसे पहले कोई इस तरह कौम गुजरा है, इसको इस नक्शे पे गुजारा है। तो मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है, आप इस पे हजरात इस पे गौर करें, मेहरबानी, शुक्रिया। सैयद बुरहान शाह एडवोकेट, सोशल वर्कर और सियासी जमात से भी मेरा ताल्लुक़ है। मेरे पीछे आपका कैमरा दिखा रहा होगा जो धूल उड़ रहा है, ये यहाँ के तकरीबन 8 से 10 लाख आबादी का जो है सबको जो है बीमार बनाया हुआ है, क्योंकि सबका आना जाना इसी रूट से है। इसी रूट से आने जाने की वजह से ये धूल हर एक को बीमार बना रहा है। जहाँ तक ये मस्तूज पुल की आपने मालूमात करना चाहते हैं, मस्तूज पुल यहाँ से आगे बरोगल तक तकरीबन 200 देहात हैं, उनको चित्राल से कनेक्ट करता है। अगर ये बंद हो गया तो शंदूर का मेला भी बंद होगा, गिलगित और चाइना के साथ आमद-ओ-रफ्त भी बंद होगी, और बरोगल से आने जाने वाले लोगों के लिए भी बंद होगा। तो ये जो है फिर इसको बनाना तकरीबन 3-4 सालों तक मुमकिन नहीं होगा। तो अगर इसको बर वक्त इस पर तवज्जो दी जाए, इसकी मरम्मत की जाए, तो वो रास्ता बहाल रहेगा। ये कुछ अरसे के बाद दरिया में तो यानी आएगी तो इसको बहा कर ले जाएगा। तो ज़िम्मेदार अफराद से मेरी अपील है कि वो कम अज़ कम इस पुल पर तवज्जो दे, इसको बहाल रखें, इसकी मरम्मत की जाए। जहाँ तक चित्राल टू मस्तूज शंदूर रोड की बात है, ये तकरीबन यहाँ से बुनी तक अगर इसको दुरुस्त अलाइनमेंट से तामीर किया जाए तो ज़्यादा पौने घंटा और 1 घंटे का रास्ता है ये। इसको जानबूझ के ज़िम्मेदार अफराद जानबूझ के इसको इस तरह अलाइनमेंट इसका बनाया है ताकि ये 3 घंटे का सफ़र लोग करें और लोगों को परेशान करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मौजूदा आवाम का भी नहीं है, ये आइंदा मुस्तकबिल का भी रूट है। इसमें मुस्तकबिल में पूरा ताजिकिस्तान तक, रशिया तक ये रूट बनेगा। तो ये आवाम के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए, दूसरे मुल्कों के साथ कनेक्शन के लिए ये रूट चाहिए। ये जगह जगह पर इस तरह किया है कि जहाँ पर नदियों में पुल बनाने हैं, वो पुल को बनाने के बजाय उसको अलाइनमेंट चेंज करके तकरीबन किलोमीटर दूर से उसको मोड़ के वो जो फ्लड आता है उसको रास्ते की तरफ उसका रुख कर दिया है, जिसकी वजह से जब सैलाब आएगा तो ये एक पुल की जगह 2 पुल का पैसा खर्च होगा। ये इदारे वाले अपने खाने के लिए ये रास्ते को इस तरह अलाइनमेंट करते हैं ताकि सालाना इनको खाने के लिए खांचा मिले। लिहाजा इदारे वाले कौम के लिए, आवाम के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए नुकसान ढूंढ रहे हैं, इसके लिए फ़ायदा नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर इसमें एक पुल बना दिया जाए, ऑल वेदर जो है रास्ता भी बहाल रहेगा, और ये जो रास्ते हर साल ख़राब हो कर के रास्ते बंद होते हैं वो भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है, जगह जगह गैर ज़रूरी मोड़ बनाकर रास्ते को लेंथी करके जो है शंदूर तक पहुंचाया है। यहाँ 10-12 पुल हैं, RCC 10-12 अगर पुल बनाया जाए तो फ़ी पुल पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 करोड़ का ख़र्चा है। 2-2.5 करोड़ 24-25 करोड़ के ख़र्चे के लिए ये लोगों ने अरबों रुपए जो है वो नदियों में जो है वो मोड़ बना के लोगों को अंधा मोड़ में एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, लोगों का जानी नुकसान होता है। साथ में ये है कि रास्ता लंबा होता है, साथ में हर साल रास्ता बंद होता है। ये अगर अलाइनमेंट दुरुस्त की जाए, इसमें छोटे छोटे आधा किलोमीटर के 3-4 जगह में
टनल भी चाहिए, वो टनल बना ले तो ताकि अगर बारिश हो तो फ्लड आके रास्ता बंद नहीं करेगा और बार बार खर्चा नहीं निकलेगा। रास्ते को ऑल वेदर रास्ता बनाने के लिए छोटे छोटे जगहों में जहाँ से फ्लड आते हैं उधर अगर छोटे छोटे टनल बनाएं तो रास्ता सीधा भी होगा और साथ में फ्लड जो है रास्ते को ख़राब नहीं करेगा। ये नदी जो है रास्तों की तरफ मोड़ दिया है, वो अगर बंद की जाए तो लोगों के लिए भी आसानी होगी, ये तिजारत के लिए भी आसानी होगी, लोगों के आने जाने के लिए भी आसानी होगी। ये रास्ता ख़राब होने की वजह से लोग यहाँ से अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं, यहाँ से माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं, लोगों के आमदनी का जो ज़रिया वो भी बंद होता है। जानबूझ के गवर्नमेंट आवाम के तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि हम बैनुल अक़वामी इदारों के भी और ज़िम्मेदार लोग जो हमसे हमदर्दी या आवाम के साथ, ये इलाके के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सही फ़ंड इसको दे और इस सही अलाइनमेंट में ये रास्ता अगर तामीर किया जाए ताकि आइंदा के लिए हमारी तरक्की, इस इलाके की तरक्की और आवाम की बेहबूदी के लिए काम किया जा सके। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके हमारी बातों पर तवज्जो दे करके और इसको दुरुस्त किया जाए और जहाँ तक ये रोड है इसको फौरी तौर पर जो है तरकोल मेटल किया जाए। अगर मेटल नहीं करेंगे तो यहाँ जो मेटल था अगर आपके पास प्लानिंग होता तो जब तरकोल शुरू होने के एक हफ्ता अगर रह जाए तो वो तरकोल हटा देता, मगर आपने एक साल कबल ही आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, आपके पास फंड नहीं था तो आपने तरकोल क्यों उखाड़ा, इसको खंडर बना लिया, लोगों को जो है परेशानी में मुब्तला किया। ये या आपने जानबूझ के किया या आपकी नाअहली है। तो ये ज़िम्मेदार अफराद से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से पूछगछ की जाए, ये जो है जो नुकसान है उनसे रिकवर किया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप एक कानूनदान हैं, हाँ, और कानूनदान के हिस्से से मैं आपसे ये कानूनी सवाल पूछूंगा कि जो मस्तूज पुल बनाए हैं इंतहाई नाक़िस, क्या कानून में जब कोई ठेकेदार नाक़िस काम करते हैं उसमें उसे कोई सज़ा जज़ा का कोई कसरत नहीं है? फारूकी साहब, बात तो आपकी सही है, सज़ा जज़ा तो पाकिस्तान में है, मगर यहाँ पर बड़े लोगों का कोई सज़ा नहीं है। जितना भी नुकसान देता है उसको कोई पूछता ही नहीं है। कानून में सब कुछ है, सज़ा है, उस अच्छा करे तो उसके लिए जज़ा भी है, मगर कि कानून के जो रखवाले हैं वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें वो ख़ुद भी शामिल होते हैं, वो खाने के पैसों में ख़ुद भी शामिल हैं। इस वजह से ये तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होती है तो दूसरे आने वाला फिर वही नुकसान दोबारा जो है रिपीट करता है, जिसकी वजह से आवाम को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है। लिहाजा ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अच्छा वकील साहब, जिस कंपनी ने ये अच्छा पक्का पकाया तरकोल उखाड़ दिया, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने दोबारा उसको तरकोल नहीं किया वैसे छोड़ा, तो क्या ये कानून की गिरफ्त में आ सकती है ये कंपनी? ये हकीकत में ये है कि ये इसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका काम था इलाके के नुमाइंदों के साथ अपने इस रोड के सिलसिले में जो उसका प्लानिंग था इसके साथ बातचीत करता, मीटिंग में फ़ैसला करता कि हमारे पास इतना फ़ंड है, इतने अरसे के बाद इसको हम तरकोल करेंगे। अदरवाइज़ वो इसको मशवरा, इलाके के नुमाइंदे इसको मशवरा देते कि जब तक तरकोल का पैसा आपके पास ना आए इसको ना उखाड़े, मगर ये किसी के साथ बात किए बगैर अपने जेब में पैसा डालने के लिए इसको उखाड़ दिया, कौम को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ मजाज अदालत में इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई ज़रूर करेंगे ताकि हमारा हक़ हमें मिल जाए। चतराल के लोग वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मस्तूज शंदूर रोड पे दोबारा काम शुरू किया जाए और मस्तूज पुल की भी बर्बाद मरम्मत की जाए। ऐसा न हो कि आने वाले सैलाबों की वजह से ये पुल टूट कर 200 देहात का रब्ता मुनक़ती हो जाए। जी नाज़रीन, आज की डिस्ट्रिक्ट गैलरी में हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से बात की। हमारे साथ ड्राइवर तबके था, हमारे साथ जो है सोशल वर्कर थे, हमारे पास वकला भी थे, हमारे पास दूसरे जो थे मतलब है कि एजुकेशनिस्ट भी थे, और आपने सब की बातें सुन लिए कि इन लोगों की मतलब है कि वही गिल्ला शिकवा है हुकूमत से, ख़ासकर वफाकी हुकूमत से, कि पिछली हुकूमत में इस पर काम शुरू हुआ था और जब PDM की हुकूमत आ गई
काम बंद हो गया। और फिर उसका लोगों का ये भी गिला शिकवा है कि ये जो रोड है उस पर अच्छा खासा तारकोल किया गया था, उस तारकोल को काटा गया। इसके लिए मुख्तलिफ मौक़ात पे लोगों ने जलसा जुलूस किया, आवाज़ उठाया, मगर किसने आवाज़ सुनी? नकरखाने में। वही वाला बात है कि नकरखाने में तोते की आवाज़ कौन सुनता है? तो ये बदकिस्मती है हमारे लोगों के साथ। और दूसरा इन लोगों का ये भी था कि हम शरीफ लोग हैं, महज़ब लोग हैं। चित्राल में अभी तक कोई दहशतगर्दी का एक केस भी नहीं आया। मैं अगर ये कहूँ तो शायद मुबालगा राई नहीं होगा कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चित्राल वाहिद ज़िला है कि अभी तक पुरअमन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी किस्म की दहशतगर्दी, टेररिज्म का एक पीस भी नहीं आया, तालिबाइजेशन नहीं है। मगर फिर ये है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे इदारे हैं, वो उनकी शराफत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो भी तंग आमद बजंग वाला मामला करके रोडों पे आए, गिरो जलाओ करें और सरकारी इमारत को आग लगा दिए, लोगों को मारे। ये अच्छे नहीं होगा, क्योंकि ये महज़ब कौम का शेवा नहीं है, उनके साथ अच्छा नहीं लगता। तो इन लोगों का वफाकी हुकूमत से, ख़ासकर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील है, मुतालबा है कि इनका जो जायज़ हक़ है वो उनको दिया जाए, क्योंकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों को मवासलात, सेहत, तालीम, पीने का साफ़ पानी ये फ़राहम कर ले। और ये किसी पर एहसान नहीं है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो ये लोग बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कम अज़ कम ये जो सड़क है इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। दूसरी बात, एक अहम इशू ये है कि लोअर टनल पे जो था लिंक रोड वो बन रहा था, तो दिल की तरफ जो रोड था ये मुझे कहते हुए इंतहाई अफसोस भी होता है और मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम मुसलमानी का दावा कर रहे हैं, हमारा आखिरत पे यकीन भी है, हमारा अल्लाह और रसूल पे अकीदा भी है, और उसके बावजूद भी हम अल्लाह और रसूल के हुक्म को नहीं मानते, उसके तरीक़े में नहीं चलते। उस तरफ जो काम था वो कुरियन कर रहा था, ही इज़ नॉन मुस्लिम, एक काफिर था, गैर मुल्की था, गैर पाकिस्तानी था। वो जो काम कर रहा था बेहतरीन किस्म का काम कर रहा था कुरियन साम्बो कंपनी वाले। वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जब मिट्टी था तो उसके ऊपर रोज़ाना पानी छिड़काया करता था ताकि लोगों को तकलीफ न हो। इस तरफ एक कंपनी का नाम मैं लूँगा जो बदनाम तरीन कंपनी हो गई, बन गई है, उस्मानिया कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो काम कर रहा था, वो पाकिस्तानी था, मुसलमान था, अल्लाह माफ़ करे माजरत के साथ। वो जो काम कर रहा था उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सारा काम नाकिस। और माजरत के साथ उनके साथ NHA के कुछ लोग अफसर मिले हुए थे। मैं अंदर रिकॉर्ड कहता हूँ कि कुछ NHA के ज़िम्मेदार अफसरान उनके साथ उनका हिस्सा था, पार्टनरशिप था। अगर उनके साथ पार्टनरशिप न होता तो उनको इतना खुले हाथ छूट न देते। उन्होंने उस वहाँ पे तकरीबन कि 2 अरब रुपए का गबन हो गया। वो ऐसे मतलब है कि चंद जेबों में चले गए, काम अधूरा छोड़ गया और उस पर कई दफ़े एक्सीडेंट हो गए। अभी तक वो जो है वो अधूरा पड़े हुए ख़राब है, और न उसने पानी छिड़काया, न उसने रोड को बनाया। ये फ़र्क है। कम अज़ कम हम बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और दूसरों को अपनी मामलात से, अपने अखलाकियात से और अपनी अच्छी जो किरदार है उससे मुतासर करें, और ताकि वो हमें देख ले और ये कहे कि यार इस्लाम बेहतरीन मज़हब है और मुसलमान अच्छा कौम है। तो अभी दूसरा ये जो मैंने बताया कि मस्तूज का जो मकाम पे जो पुल बने हुए हैं जो अपर और लोअर को मिलाता है, और उसी पुल पे से गुजर कर शंदूर जाता है, बरोगल जाते हैं, ताजिकिस्तान का भी रास्ता जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो पुल टूट गया और वो गिर गया तो फिर न इनका राब्ता रहेगा, न इन लोगों के साथ मतलब आने जाने का कोई ज़रिया रहेगा, और फिर ये लोग बेचारे हैं ये एक किस्म की कैद में बिल्कुल मकसूर हो जाएंगे, कुदरती कैद में। तो ये लोग बार बार मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें जो हमारा जायज़ हक़ है वो दे दें। ये हमारा क्या कसूर है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम तालीम याफ्ता शहरी है, अच्छे शहरी है। तो कम अज़ कम हमारी शराफत का गलत फ़ायदा न उठाया जाए और हमें हमारा हक़ दिया जाए। मस्तूज पुल में जो है वो नाक़िस काम हुआ है। जिस तरह चाइना में ये है कि जहाँ भी कोई करप्शन हो जाती है तो उसकी हुकूमत जो है उस इदारे का जो सरबराह है उनको सज़ा देते हैं, ठेकेदार को सज़ा देते हैं ऑन द स्पॉट। बदकिस्मती हमारे मुल्क में जज़ा व सज़ा का निज़ाम ही नहीं है। कई दफ़ा हमने देखा कराची में, दूसरे शहर में बड़े बड़े पुल गिर गए, कई लोग उसमें मर गए, हलाक हो गए, किसी ने पूछे भी नहीं है। अगर चंद लोगों को चौक में मतलब लटका देते, उनको सजा देते कुलम कुला, तो आज ये न होता। कुरान मजीद में एक आयत है कि ए अक्ल के मालिको क़िसास में ज़िंदगी है। अब अगर देखा जाए क़िसास में किसी बंदे का कातिल का सर काटा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है, ये कैसे ज़िंदगी है? ये तो अक्ल के साथ इसका वो मैच नहीं। मगर अल्लाह ताला का जो कलाम है वो फ़लसफ़े से खाली नहीं है। उसकी एक एक आयत में करोड़ों की फ़लसफ़ा है, करोड़ों की उसमें जो अक़ल के मालिकों के लिए निशानियाँ हैं। उसमें उसका मतलब ये हुआ कि क़िसास में ज़िंदगी इसलिए है कि अगर एक कातिल को सज़ाए मौत दी जाए तो उस सज़ा की वजह से
हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। अगर हमारी मुल्क पाकिस्तान में ये होता कि किसी चंद चोरों को अगर खुलेआम लटका देते और उनको सज़ा हो जाता तो आज ये हालत न होती कि कुल्लम कुल्ला लोगों के साथ खिलवाड़ होते। अभी कितनी तरक्की कर जाता। और देखो हमसे कई ममालिक ऐसे हैं कि वो हमसे कुदरती वसाइल में बहुत कम है, मगर उनके पास हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, खुलूस है, तालीम है, वो बहुत आगे चले गए। चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे बहुत आगे आजकल सुपर पावर है। बांग्लादेश हमसे सर 71 में अलग हो गया, उसकी इकानमी GDP रेट हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कई ममालिक ऐसे हैं कि वो हमसे बाद में आज़ाद हो गए मगर हमसे बहुत आगे हैं। मैं अगर मलेशिया की मिसाल दूँ कि वो हमसे मतलब उधार लेता था, मगर डॉक्टर महातिर मोहम्मद आ गया, उसने 5 साल का पॉलिसी बनाया, उसको फिर सदर किया, फिर 5 साल 30 साल में मलेशिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और हम अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, जवाल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इंतहाई अफसोस की बात है। तो खुदारा इस मुल्क पे, इस मिट्टी पे, इस कौम पे रहम किए जाएगा और इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और ये लोग पुरजोर अपील करते हैं, ख़ासकर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं कि साबिका चीफ जस्टिस साहब ने जो समोटो एक्शन लिया था लोअर टनल में कि और NHA को बुलाया था, उनको मतलब उन्होंने वारंट दी थी कि उसको बनाए माजरत के साथ कि उसकी जो वो था वो भी NHA वाले ने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। और ये एक किस्म का तौहीन अदालत भी आता है कि उन्होंने वो सही नहीं किया, उसके हुक्म को नहीं माना, अदालत के साथ तौहीन किया। तो ये लोग अपील करते हैं कि भाई इस रोड पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। अगर इसमें जो मुलविस लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच कर उससे इसको पूरा किया जाए। क्यों उन्होंने तारकोल उखाड़ा, क्यों ऐसा ख़राब किया, क्यों वो पक्का रोड को कच्चा कर दिया। और साथ साथ वो सुच रोड पे काम किया जाए, उसको तमीर किया जाए। खुदा न खास्ता अगर शंदूर के वक्त में, क्योंकि इसमें रश होगा, यहाँ पे तकरीबन 40-50 हज़ार टूरिस्ट आते हैं, अगर इस दौरान वो पुल टूट गया तो हमारे हज़ारों लोगों की जानों का जाने का ख़तरा है। तो उससे पहले कि हम कोई हादसे पे रोएं पीटे और करें, तो ये दरख्वास्त है कि हफ्ज़ मातक़दम के तौर पर उससे पहले हिफाजती इक़दाम उठाए जाए और ये काम करें, रोड बनाया जाए और पुल बनाया जाए ताकि किसी को मुश्किलात न हो। आपका मेज़बान गुलाम अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।